कल्पना कीजिए रात के 2 बज रहे हैं। पूरा शहर गहरी नींद में है। हर तरफ एकदम शांति है। और अचानक से बिना किसी वार्निंग के लाखों मोबाइल फोन एक साथ बजने लगते हैं। और वो भी कान फाड़ देने वाले सायरन के साथ। बिल्कुल। और सोचिए ऐसे फोन भी बज रहे हैं जो पूरी तरह से साइलेंट मोड पर सेट थे। हाँ, वही तो। मतलब एक अजीब सी तेज और लगातार बजने वाली अलार्म टोन आ रही है और स्क्रीन पर एक फ्लैश मैसेज है जो किसी बहुत ही गंभीर खतरे की चेतावनी दे रहा है। और पहली बार में कोई भी इंसान यही सोचेगा कि यार क्या मेरा फोन हैक हो गया है या कोई वायरस आ गया है। सही कहा। लेकिन मजे की बात यह है कि ये कोई हैकिंग का मामला नहीं है। ये एक ऐसी नई तकनीक है जो शायद आने वाले वक्त में चंद सेकंड के भीतर लाखों जानें बचा सकती है। एकदम सही। तो आज इस गहन चर्चा में या कह लें इस डीप डाइव में हम एक ऐसे विषय की तह तक जा रहे हैं जो भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारी सार्वजनिक सुरक्षा प्रणाली को पूरी तरह से बदलने वाला है। बहुत बड़ा बदलाव है ये। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं भारत के नए डिजिटल शील्ड के, यानी सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम, जिसे CBASP कहते हैं। हाँ, CBAS। तो आज का हमारा मिशन यही है, जो भी हमारे पास स्रोत और आर्टिकल्स हैं उनके आधार पर यह समझना कि जब किसी आम नागरिक का फोन अचानक इस तरह बज उठे तो उसके पीछे की तकनीक काम कैसे करती है और ये इतनी जरूरी क्यों है। देखिए, जो रात के 2 बजे वाला परिदृश्य भी सामने रखा गया है ना, वो असल में इस तकनीक की सबसे बड़ी ताकत को दिखाता है। अच्छा, वो कैसे? मतलब अक्सर जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में क्या आता है? भौतिक चीजें आती हैं, जैसे दीवारें हो गईं, बंकर हो गए या पुलिस फोर्स हो गई। हाँ, नॉर्मल तो लोग यही सोचते हैं। लेकिन आज की इस आधुनिक दुनिया में जहां खतरे पलक झपकते ही सामने आ जाते हैं, वहां बचाव की पहली पंक्ति सिर्फ और सिर्फ सूचना होती है। मतलब सही टाइम पे सही इंफॉर्मेशन मिल जाना। एकदम सही। ये जो सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम है, ये सिर्फ स्मार्टफोन का कोई नया फीचर भर नहीं है। ये आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी छलांग है। मतलब एक ऐसा राष्ट्रीय तंत्र है जिसे सीधे तौर पर सामूहिक जीवन बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। और मुझे लगता है कि यही वजह है कि इस तकनीक को समझना इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में हम इतने सारे ऐप नोटिफिकेशंस और मैसेजेस देखते हैं कि हम अक्सर उन्हें इग्नोर कर देते हैं। हाँ, वो स्वाइप करके हटा देते हैं हम। बिल्कुल। लेकिन ये जो सिस्टम है ये इस बात की मांग करता है कि इसे नजरअंदाज ना किया जाए। जब ये बजेगा तो मतलब भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सही कहा आपने। इस तकनीक के जो दस्तावेज हैं और इसका जो पूरा आर्किटेक्चर है, उसका विश्लेषण करने पर जो सबसे पहली और दिलचस्प बात सामने आती है वो है इसका निर्माण। इसका बैकग्राउंड काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये एक बहुत ही जटिल प्रणाली है और इसे तैयार करने में कई बड़ी संस्थाओं का हाथ है। बिल्कुल। इस प्रणाली के पीछे जो पूरा संस्थागत ढांचा है वो अपने आप में एक केस स्टडी है। देखिए, इसे मुख्य रूप से 2 बड़ी संस्थाओं ने मिलकर तैयार किया है। वो कौन सी हैं? पहली है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA और दूसरी है दूरसंचार विभाग यानी DOT। अच्छा, तो NDMA और DOT। हाँ, अब एक तरफ NDMA है जिसे ये पता है कि आपदाएं कब, कहां और कैसे आ सकती हैं। उनके पास वो एक्सपर्टीज है। उनका तो काम ही डिजास्टर मैनेजमेंट का है। और दूसरी तरफ DOT है जिसका पूरे देश के टेलीकॉम नेटवर्क पर नियंत्रण है। सही है। लेकिन इन दोनों के बीच जो असली तकनीकी पुल बनाया है ना, वो हमारी अपनी भारतीय एजेंसी C.DOT ने बनाया है। अरे वाह। और ये C.DOT वाला जो पहलू है वो मुझे सबसे ज्यादा आकर्षक लगता है इस पूरे विषय में। हाँ, वो बहुत खास है। मतलब इसे पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है। बाहर से कोई ब्लैक बॉक्स तकनीक इंपोर्ट नहीं की गई है इसमें। बिल्कुल मेड इन इंडिया है ये। लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें तो भारत जैसे बड़े देश में जहां 100 करोड़ से ज्यादा एक्टिव मोबाइल हैंडसेट्स हैं, कोई सैमसंग चला रहा है, कोई आईफोन, कोई 10 साल पुराना फीचर फोन इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, डाइवर्सिटी बहुत है फोन्स में। वही तो। और कोई लेटेस्ट 5G स्मार्टफोन चला रहा है। तो इन सब पर एक साथ एक ही सिस्टम को लागू करना तकनीकी रूप से एक बहुत बड़ा सिरदर्द रहा होगा। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है आपका। देखिए, असल चुनौती कोई मैसेज टाइप करने या भेजने की नहीं थी। तो फिर असली प्रॉब्लम क्या थी? असली चुनौती थी इंटरऑपरेबिलिटी, यानी अलग अलग कंपनियों, नेटवर्क्स और डिवाइस के बीच बिना किसी रुकावट के तालमेल बिठाना। अच्छा, मतलब रिलायंस, एयरटेल, इन सब के बीच? हाँ, बिल्कुल। एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया, BSNL, इन सब की जो नेटवर्क आर्किटेक्चर है वो काफी अलग है एक दूसरे से।
तो C.DOT को एक ऐसा यूनिफाइड या कह ले एकीकृत सॉफ्टवेयर बनाना था जो इन सभी नेटवर्क्स के साथ साथ गूगल के एंड्रॉयड और एप्पल के iOS के साथ बिना किसी टकराव के बात कर सके। ये तो बहुत मुश्किल काम है। और जब कोई तकनीक स्वदेशी होती है ना, तो वो देश के इन विशिष्ट चुनौतियों को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती है। जैसे अलग अलग नेटवर्क जनरेशन का एक साथ होना। बिल्कुल। 2G, 3G, 4G, 5G ये सब एक साथ मौजूद है हमारे यहाँ। बिल्कुल। इस पूरी कार्य प्रणाली को समझने के लिए मुझे एक बहुत ही सरल उपमा दिमाग में आ रही है। अच्छा, क्या है वो उपमा? ये पुराने जमाने के एक डाकिये और आज के एक डिजिटल लाउडस्पीकर के बीच के फर्क जैसा है। अरे ये तो काफी दिलचस्प है। इस फर्क को थोड़ा और खोलकर देखते हैं। देखिए, जो नॉर्मल मैसेजिंग या SMS होता है ना, वो बिल्कुल एक डाकी की तरह काम करता है। कैसे? मान लीजिए डाकिये के पास 1000 चिट्ठियां हैं और हर चिट्ठी पर एक अलग पता लिखा हुआ है। ठीक है। तो वो हर घर जाएगा, सही पता ढूंढेगा और फिर वो चिट्ठी डिलीवर करेगा। इसमें बहुत समय लगता है। बिल्कुल, एक एक करके जाएगा तो टाइम तो लगेगा ही। लेकिन जो ये सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम है, वो एक मोबाइल टावर पर लगे उस डिजिटल लाउडस्पीकर की तरह है जिसे किसी का पता या फोन नंबर जानने की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, वो सीधे अनाउंसमेंट करता है। बिल्कुल। ये टावर एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में, मान लीजिए पूरे एक जिले में मौजूद हर उस फोन पर एक साथ अपनी आवाज फेंक देता है जो उस समय उस टावर की रेंज में एक्टिव है। एकदम सही। और इस लाउडस्पीकर वाली उपमा में मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण तकनीकी परत जोड़ना चाहूंगी। हाँ, बताइए ना। क्योंकि टावर को किसी भी डिवाइस का नंबर या पता जानने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसमें डेटा प्राइवेसी या निजता का भी कोई उल्लंघन नहीं होता। अरे ये तो बहुत ही सॉलिड पॉइंट है। मतलब लोगों को ये डरने की जरूरत नहीं है कि सरकार उनका नंबर ट्रैक कर रही है। बिल्कुल नहीं। सिस्टम किसी का नंबर सेव ही नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक वन वे या एक तरफा प्रसारण कर रहा है। इसे तकनीकी भाषा में डायरेक्ट टावर लिंक कहते हैं। डायरेक्ट टावर लिंक। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक तार्किक सवाल उठता है। जी, पूछिए। देखिए, SMS की तकनीक तो हमारे पास दशकों से मौजूद है ना। सरकारें पहले भी तूफान या भारी बारिश की चेतावनी SMS के जरिए भेजती ही रही हैं। हाँ, बल्कि SMS आते रहे हैं। तो अचानक करोड़ों रुपए खर्च करके इस नए सेल ब्रॉडकास्ट ढांचे को खड़ा करने की क्या नौबत आ गई? मतलब SMS में ऐसी क्या कमी थी जिससे ये नई तकनीक पूरा कर रही है? बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, और ये सवाल असल में इस पूरी तकनीक के अस्तित्व का आधार है। देखिए, SMS और CBS के बीच तकनीकी रूप से जमीन आसमान का अंतर है। वो कैसे? पहला अंतर तो जियो फेंसिंग का है। जियो फेंसिंग? हाँ, SMS भेजते समय ये तय करना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सा व्यक्ति इस वक्त किस इलाके में है, क्योंकि नंबर किसी इलाके से बंधे नहीं होते ना। हाँ, मेरा नंबर दिल्ली का है लेकिन मैं तो मुंबई में भी हो सकता हूँ। एकदम सही। लेकिन सेल ब्रॉडकास्ट में NDMA एक डिजिटल मैप पर एक दायरा या पॉलीगन खींचता है। मतलब मैप पर सर्कल बना दिया। हाँ, मान लीजिए सिर्फ मुंबई का एक खास इलाका है जहां बाढ़ का खतरा है, तो सिस्टम केवल उसी दायरे में आने वाले टावर्स को निर्देश देगा कि वो अपना डिजिटल लाउडस्पीकर चालू करें। अच्छा, तो मतलब ये अत्यधिक सटीक और एकदम टारगेटेड है। बिल्कुल। लेकिन SMS के साथ एक और बहुत बड़ी समस्या है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। वो क्या? सोचिए, जब कोई वास्तविक आपदा आती है, मान लीजिए कोई 7.5 तीव्रता का बड़ा भूकंप आ गया, तो उसके ठीक बाद क्या होता है? लोग पैनिक करते। हाँ, हर कोई घबराहट में अपने परिवार और दोस्तों को कॉल करने लगता है या WhatsApp पर मैसेज करने लगता है कि तुम ठीक हो या नहीं। बिल्कुल। और उसी वजह से नेटवर्क कंजेशन हो जाता है, यानी नेटवर्क बुरी तरह से जैम हो जाता है, कॉल्स लगते ही नहीं है। वही तो ऐसे जाम नेटवर्क में अगर सरकार कोई अलर्ट SMS भेजेगी तो वो मैसेज भी तो उसी डिजिटल ट्रैफिक जाम में फंस जाएगा ना। हाँ, डिलीवरी डिले हो जाएगा। तो फिर ये जो नया सेल ब्रॉडकास्ट है, ये इस ट्रैफिक जाम से कैसे बच निकलता है? और यहीं पर इस तकनीक का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक सामने आता है। इसे समझने के लिए हमें मोबाइल नेटवर्क के काम करने के तरीके को थोड़ा देखना होगा। ठीक है, बताइए। किसी भी मोबाइल नेटवर्क में मुख्य रूप से 2 तरह के चैनल होते हैं। एक होता है ट्रैफिक चैनल या डेटा चैनल, जिसका इस्तेमाल हम वॉइस कॉल, SMS या इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए करते हैं। मतलब ये मेन हाईवे हो गया। हाँ, और दूसरा होता है कंट्रोल चैनल या जिसे पेजिंग चैनल भी कहते हैं। 1 मिनट, पेजिंग चैनल मतलब ये वो सिग्नल है जो फोन और टावर के बीच लगातार बैकग्राउंड में चलता रहता है, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि फोन नेटवर्क कवरेज में है या नहीं। हाँ, बिल्कुल। जो हमारी स्क्रीन पर नेटवर्क के वो डंडे या बार्स दिखाता है। एकदम सही पकड़ा आपने। कंट्रोल चैनल का काम सिर्फ कनेक्टिविटी बनाए रखना होता है, और मजे की बात यह है कि ये कभी जैम नहीं होता। अच्छा, वो क्यों?
क्योंकि इस पर आम जनता का डेटा या कॉल्स जाते ही नहीं है। और ये जो सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक है ना, ये इसी कंट्रोल चैनल का इस्तेमाल करती है। अरे वाह, ये तो कुछ ऐसा हुआ कि संचार के हाईवे पर आम जनता की कारों के लिए एक रास्ता है जो भूकंप के समय पूरी तरह जैम हो गया है, लेकिन उसी हाईवे के किनारे एक डेडिकेटेड वीआईपी लेन या एम्बुलेंस लेन बनी हुई है जिस पर कोई आम गाड़ी नहीं जा सकती। बहुत सही उपमा है ये। तो सेल ब्रॉडकास्ट का मैसेज उसी खाली एम्बुलेंस लेन से होकर गुजरता है। बिल्कुल। और इसलिए उसे कभी भी ट्रैफिक जाम का सामना करना ही नहीं पड़ता। बिल्कुल, और यही कारण है कि इसे नो नेटवर्क कंजेशन तकनीक कहा जाता है। क्या बात है। चाहे वॉइस नेटवर्क कितना भी चोक हो जाए, जब तक फोन में सिग्नल का एक भी बार मौजूद है, ये अलर्ट तुरंत उस डिवाइस तक पहुंच जाएगा। एसएमएस की तरह इसमें कोई डिलीवरी डिले या देरी नहीं होती, ये एकदम रियल टाइम में काम करता है। यार, ये तकनीकी पहलू वाकई शानदार है। लेकिन अब एक व्यावहारिक चिंता पर आते हैं। जी बताइए। अगर ये सिस्टम इतना अचूक और तेज है तो ये किन परिस्थितियों में इस्तेमाल होगा? ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, अगर फोन हर दिन ट्रैफिक डायवर्जन या छोटी मोटी बारिश के लिए इस तरह जोर जोर से बजने लगा तो लोग परेशान हो जाएंगे जी। और वो इसे बंद करने के तरीके खोजने लगेंगे। बिल्कुल, इसे अलर्ट फटीग कहते हैं। हाँ, तो असली खतरे और सिर्फ एक सामान्य सूचना के बीच ये सीमा रेखा कहाँ खींची गई है? ये अलर्ट फटीग यानी चेतावनियों से होने वाली थकान का एक बहुत ही वाजिब मुद्दा है। अगर कोई भी अलार्म बार बार बजता है ना, तो लोग उसकी गंभीरता को नजरअंदाज करने लगते हैं। वही तो, जैसे गाड़ियों के सायरन बजते रहते हैं और कोई ध्यान नहीं देता। एकदम सही। इसीलिए इस सिस्टम को केवल अत्यंत गंभीर और जीवन घातक स्थितियों के लिए आरक्षित रखा गया है। इसे रोजमर्रा की नॉर्मल सूचनाओं के लिए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो इन गंभीर स्थितियों को शायद कुछ श्रेणियों में बांटा गया होगा। जी हाँ, मुख्य रूप से 3 श्रेणियां हैं। पहली है प्राकृतिक आपदाएं, जैसे भूकंप वगैरह। हाँ, जैसे सुनामी, अचानक आने वाली बाढ़ यानी फ्लैश फ्लड्स, विनाशकारी चक्रवात या फिर आकाशीय बिजली गिरने का तत्काल अलर्ट। अच्छा, और दूसरी श्रेणी? दूसरी श्रेणी मानव निर्मित खतरों की है। अब मान लीजिए किसी औद्योगिक इलाके में कोई बड़ा गैस रिसाव हो जाए। जैसे भोपाल गैस त्रासदी के समय हुआ था। बिल्कुल, अगर उस समय ये सिस्टम हमारे पास होता तो सोचिए पूरे शहर को चंद सेकंड में जगाया जा सकता था। रोंगटे खड़े करने वाली बात है ये, सच में बहुत जानें बच सकती थी। हाँ, इसमें युद्ध जैसी स्थितियां या बड़े पैमाने पर रासायनिक हमले भी शामिल हैं। और तीसरी श्रेणी कौन सी? तीसरी श्रेणी है स्थानीय सुरक्षा अलर्ट के, जो किसी अत्यंत गंभीर कानून व्यवस्था की स्थिति या बड़े आतंकी खतरे के समय विशिष्ट इलाकों में इस्तेमाल हो सकती है। समझ गया। लेकिन देखिए, फिलहाल तो लोग अपने फोन पर एक अलग ही तरह का मैसेज देख रहे हैं। हाँ, वो टेस्ट मैसेज। बिल्कुल, कई लोगों के फोन पर अचानक एक अजीब सी आवाज के साथ मैसेज आता है जिस पर लिखा होता है टेस्ट अलर्ट। और इसे देखकर कई लोग घबरा जाते हैं कि क्या उनके इलाके में कोई खतरा आ गया है या उनका फोन हैक हो गया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये समझना आम नागरिकों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये प्रणाली अभी भी देश भर में परीक्षण या टेस्टिंग के दौर से गुजर रही है। तो जब किसी फोन पर ऐसा टेस्ट अलर्ट आए ना, तो पैनिक करने या घबराने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे समय में सही रिएक्शन क्या होना चाहिए लोगों का? बहुत ही सिंपल है, बस उस मैसेज को ध्यान से पढ़ना है। अगर उस पर स्पष्ट रूप से टेस्ट अलर्ट लिखा है तो इसका मतलब है कि एनडीएमए और डीओटी सिर्फ ये जांच रहे हैं कि आपके इलाके का टावर सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। अच्छा, बस एक चेक है। हाँ, मैसेज के नीचे ओके का बटन होता है, उसे दबा दें और आपका फोन वापस नॉर्मल हो जाएगा। और देखिए, ये टेस्टिंग इसलिए अनिवार्य है ताकि जब असल में कोई प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा आए तो ये सुनिश्चित हो सके कि तकनीक 100% कुशलता के साथ काम करेगी। एकदम सही बात है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अब यहाँ से चर्चा को एक ऐसे बिंदु की तरफ ले जाते हैं जो तकनीकी रूप से तो बेहतरीन है लेकिन थोड़ा चौंकाने वाला भी है। अच्छा, वो क्या? शुरुआत में हमने रात के 2 बजे वाले परिदृश्य की बात की थी। हाँ बिल्कुल। उस समय ज्यादातर लोग सोते समय अपने फोन को साइलेंट मोड या डू नॉट डिस्टर्ब यानी डीएनडी पर रखते हैं। मैं भी रखती हूँ। हाँ, सभी रखते हैं। तो एक नॉर्मल स्थिति में साइलेंट फोन का मतलब है कि चाहे कोई भी कॉल या मैसेज आए, फोन आवाज नहीं करेगा। सही बात है। तो फिर इस आपातकालीन अलार्म का क्या फायदा अगर वो किसी को सुनाई ही ना दे? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। और यहीं पर स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम्स यानी गूगल का एंड्रॉयड और एप्पल का iOS उनका असली रोल सामने आता है। वो क्या करते हैं?
इस सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वास्तविक आपदा के समय ये डिवाइस की पर्सनल सेटिंग्स को ओवरराइड कर सकता है। एक मिनट, ओवरराइड करने का मतलब है कि ये फोन की मौजूदा सेटिंग्स को पूरी तरह से दरकिनार कर देगा? बिल्कुल। जब ये इमरजेंसी अलर्ट आता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ये निर्देश मिलता है कि भाई ये एक साधारण मैसेज नहीं है। अच्छा। भले ही फोन साइलेंट मोड पर हो, DND पर हो या उसका वॉल्यूम बिल्कुल 0 पर सेट हो, ये अलार्म फोन के स्पीकर की पूरी क्षमता के साथ सबसे तेज आवाज में बजेगा। बाप रे। और इसकी टोन भी कोई साधारण बीप नहीं होती। ये एक बहुत ही चुभने वाली सायरन जैसी आवाज होती है जिसे इग्नोर करना मनोवैज्ञानिक रूप से असंभव है। यार, ये तो मतलब किसी बड़ी बिल्डिंग या अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के उस मेन फायर अलार्म की तरह हो गया जिसे कोई भी निवासी अपने हिसाब से म्यूट नहीं कर सकता। हाँ, एकदम वैसी ही चीज है। मतलब कोई व्यक्ति अपने फ्लैट के टीवी या डोरबेल की आवाज तो कम कर सकता है, लेकिन बिल्डिंग का फायर अलार्म एक अलग स्वतंत्र ग्रिड पर काम करता है जो सीधे तौर पर सबकी जान बचाने के लिए बनाया गया है। ये फायर अलार्म वाली उपमा बिल्कुल सटीक बैठती है इस पर। जी देखिए, जान बचाने की स्थिति में तकनीक को ये अधिकार दिया गया है कि वो सुविधा से ऊपर सुरक्षा को प्राथमिकता दे। सुविधा से ऊपर सुरक्षा, बहुत सही बात है। क्योंकि कुछ सेकंड का वो अलर्ट हजारों जाने बचा सकता है ना। जैसे लोगों को किसी गिरती हुई इमारत से बाहर निकलने का या गैस रिसाव की स्थिति में खिड़कियां बंद करने का समय मिल जाना। ये बात तो है। लेकिन अगर हम इसे आम उपयोगकर्ता के नजरिए से देखें तो क्या ये थोड़ा अजीब नहीं लगेगा लोगों को? अजीब कैसा? मतलब किसी निजी फोन की सेटिंग्स को उसकी अनुमति के बिना बदलना, क्या लोगों को ये कंट्रोल वापस पाने का कोई विकल्प दिया गया है फोन में? हाँ बिल्कुल। इस सिस्टम में उपयोगकर्ता को पूरी तरह से लाचार नहीं छोड़ा गया है। अच्छा, तो हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं? जी, एक वायरलेस इमरजेंसी अलर्ट्स यानी WEA नाम का प्रोटोकॉल हर आधुनिक फोन में मौजूद होता है। कोई भी व्यक्ति अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर सेफ्टी एंड इमरजेंसी मेन्यू के तहत इन अलर्ट्स को कस्टमाइज कर सकता है। तो मतलब मैं चाहूं तो इसे बंद कर सकता हूं? हाँ, लेकिन जो एक्सट्रीम थ्रेट्स यानी अत्यधिक गंभीर खतरों वाले अलर्ट होते हैं, उन्हें बाय डिफॉल्ट चालू रखा जाता है। फिर भी तकनीकी रूप से इसे मैनेज करने का पूरा विकल्प फोन के अंदर ही मौजूद होता है। ये जानकर अच्छा लगा कि कंट्रोल पूरी तरह हमारे हाथ से नहीं गया है। इसी में कौन डिक्शनरी लेके बैठेगा? वही तो। अगर तमिलनाडु के किसी छोटे से गांव में अंग्रेजी में अलर्ट भेजा जाए तो शायद वो उतना कारगर ना हो। बिल्कुल नहीं होगा। इसी चुनौती से निपटने के लिए सिस्टम में क्षेत्रीय भाषाओं का समर्थन यानी रीजनल लैंग्वेज सपोर्ट जोड़ा गया है। अरे वाह, ये तो बहुत जरूरी था। हाँ, टावर की जो जियो फेंसिंग तकनीक है ना, वो ये सुनिश्चित करती है कि अगर कोई अलर्ट महाराष्ट्र के किसी जिले में प्रसारित किया जा रहा है तो वो मराठी में भी जाए, गुजरात में है तो वो गुजराती में प्रदर्शित हो। ये जो लोकल लैंग्वेज इंटीग्रेशन है, ये इस तकनीक को वास्तव में समावेशी बनाता है ताकि खतरे के समय किसी भी तरह का भाषाई भ्रम या कंफ्यूजन पैदा ना हो। बहुत ही उम्दा। तो आज की इस विस्तृत तकनीकी चर्चा के निष्कर्षों को अगर हम एक जगह समेटें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। बिल्कुल। भारत ने C-DOT के तकनीकी नेतृत्व में और DOT व NDMA के साथ मिलकर एक ऐसा स्वदेशी डिजिटल कवच तैयार किया है जो पुराने SMS सिस्टम से मीलों आगे है। एकदम। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये आपदा प्रबंधन के इतिहास में एक मील का पत्थर है। एक ऐसी प्रणाली जो किसी भी नेटवर्क जाम में नहीं फंसती, जो सीधे कंट्रोल चैनल से यात्रा करती है, जिसे रिसीवर के फोन नंबर की कोई जरूरत नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात, आपातकाल में फोन के साइलेंट मोड को भी तोड़कर लोगों को जगा सकती है। सही कहा। और आम नागरिकों के लिए इसका अर्थ केवल ये जानना नहीं है कि ये तकनीक कैसे काम करती है, बल्कि ये उन्हें आपात स्थितियों के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है। बिल्कुल, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। ताकि जब वो अजीब सी सायरन वाली टोन बजे या जब स्क्रीन पर वो टेस्ट अलर्ट दिखे तो लोग पैनिक न करें। जागरूकता ही किसी भी सुरक्षा प्रणाली की सफलता की सबसे बड़ी चाबी होती है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। तकनीकी ढांचे चाहे कितने भी मजबूत हों, वे तभी सफल होते हैं जब आम लोग उनके साथ सही तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन इस डीप डाइव को समाप्त करने से पहले इस पूरी तकनीक के आर्किटेक्चर को देखते हुए एक बहुत ही गहरा और उत्तेजक विचार उभरकर सामने आ रहा है मेरे दिमाग में। अच्छा, वो विचार क्या है? एक ऐसा विचार
जिस पर शायद तुरंत कोई जवाब ना हो हमारे पास, लेकिन जो भविष्य की तकनीक और हमारे जीवन के बीच के रिश्ते को परिभाषित कर सकता है। बताइए। हमने देखा कि कैसे हमारी सार्वजनिक सुरक्षा प्रणालियां जान बचाने के लिए, भले ही कुछ सेकंड के लिए ही सही, हमारे निजी उपकरणों की सेटिंग्स को पूरी तरह से बाईपास कर सकती हैं। हाँ, ओवरराइड कर सकती हैं। आज ये भूकंप, गैस रिसाव या भारी तूफान के लिए हो रहा है, और ये निस्संदेह एक बेहतरीन कदम है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम भविष्य की ओर देखें, जैसे जैसे स्मार्ट सिटीज का विकास हो रहा है और हर चीज इंटरनेट से जुड़ रही है, तो हमारी व्यक्तिगत तकनीक और राष्ट्रीय सार्वजनिक सुरक्षा ग्रिड के बीच की ये जो सीमा है, ये कितनी धुंधली हो जाएगी? ये वाकई एक बहुत ही विचारणीय, दार्शनिक और तकनीकी प्रश्न है। क्या आने वाले समय में जो स्मार्टफोन हमारी जेब में पड़ा है, वो सच में सिर्फ हमारा निजी उपकरण रहेगा? या फिर हर नागरिक का डिवाइस हर पल एक विशाल और अदृश्य राष्ट्रीय सुरक्षा ग्रिड का एक स्थायी और सक्रिय हिस्सा बन जाएगा, जो जरूरत पड़ने पर कभी भी हमारे व्यक्तिगत नियंत्रण से बाहर जा सकता है? बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए, क्योंकि तकनीक और नागरिक सुरक्षा का ये नया सफर तो बस अभी शुरू ही हुआ है। सही कहा आपने। इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और ऐसे ही नई चीजें सीखते रहें।